जब आसमान से मिसाइलें बरस रही हों और समुद्र में खौफ तैर रहा हो, तब अपने जहाजों को सुरक्षित निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग सील हो चुका है। दुनिया भर के जहाज अटके हुए हैं, लेकिन इसी खौफनाक माहौल के बीच भारतीय नौसेना और कूटनीति ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। मिडिल ईस्ट की जंग में अब अमेरिकी राष्ट्रपति फंसते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बार बार वे दुनिया से मदद मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि जिन देशों की इकोनॉमी हार्मुज पर निर्भर है, उन्हें ईरान को आर्थिक मदद नहीं देनी चाहिए, वे आगे आएं। दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री नसों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरता है वैश्विक तेल व्यापार का दिल, आज युद्ध, कूटनीति और डर की ऐसी कहानी लिख रहा है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। सोचिए, एक तरफ ईरान का सख्त ऐलान कि उसके दुश्मनों यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल या उनके सहयोगियों का कोई भी जहाज इस जलडमरू मध्य से नहीं गुजरेगा, और दूसरी तरफ उसी वक्त भारत के दो विशाल LPG टैंकर शिवालिक और नंदा देवी करीब 100 किलोमीटर दूर हैं। 92,700 मीट्रिक टन गैस लेकर उसी इलाके में मौजूद ये सिर्फ एक सामान्य समुद्री गतिविधि नहीं थी। ये एक ऐसा बारूद का ढेर था जिस पर पूरी दुनिया खड़ी थी, और बस एक चिंगारी, एक गलतफहमी सब कुछ राख में बदल सकती थी। यही वो पल है जहां से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी, जिसमें युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि रणनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति से भी लड़ा जा रहा है। इसी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है जो पूरी दुनिया को एक नए समीकरण में धकेल देता है। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका अब अकेले हॉर्मुज की सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठाएगा, बल्कि उन देशों को आगे आना होगा जो इस रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं, यानी एशिया, खासकर भारत, चीन, जापान जैसे देश। यह बयान सिर्फ एक अपील नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अमेरिका अब अपनी भूमिका बदल रहा है और वैश्विक सुरक्षा का बोझ साझा करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बोझ बांटने की कोशिश है या फिर एक नई रणनीतिक चाल, क्योंकि जब हम हॉर्मुज की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का गला है। यहां से रोजाना लगभग 20% वैश्विक तेल गुजरता है। अगर यह बंद हो जाए तो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का गला बंद हो जाएगा। रास्ता बंद हो जाता है तो सिर्फ तेल नहीं रुकता, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था झटके में आ जाती है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। और यही कारण है कि शिवालिक और नंदा देवी जैसे टैंकर सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा के प्रतीक बन जाते हैं। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए, ईरान के युद्धपोत, अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और बीच में फंसे ये टैंकर एक गलत सिग्नल, एक तकनीकी गड़बड़ी या एक संदिग्ध हरकत और पूरा इलाका युद्ध के विस्फोट में बदल सकता था। यही कारण है कि ट्रंप का बयान सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि अब यह लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन यहां एक और परत है, क्या अमेरिका सच में पीछे हट रहा है या फिर यह एक ऐसी चाल है जिससे वह अपने सहयोगियों को और गहराई से इस संघर्ष में शामिल करना चाहता है? क्योंकि अगर भारत, जापान या यूरोपीय देश हॉर्मुज की सुरक्षा में सैन्य भूमिका निभाते हैं तो इसका मतलब होगा कि वे सीधे तौर पर इस संघर्ष का हिस्सा बन जाएंगे, और यही वह स्थिति है जिसे कई देश टालना चाहते हैं। भारत के लिए यह एक बेहद जटिल समीकरण है। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा, दूसरी तरफ रणनीतिक संतुलन। भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध है, वहीं अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में शिवालिक और नंदा देवी सिर्फ टैंकर नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति की परीक्षा बन जाते हैं, और इसी बीच वैश्विक बाजारों में हलचल शुरू हो जाती है। तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं, बीमा प्रीमियम आसमान छूने लगते हैं और शिपिंग कंपनियां इस रास्ते से गुजरने में हिचकने लगती हैं। यानी युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, वह हर उस देश को प्रभावित करता है जो इस वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान वास्तव में हॉर्मुज को बंद कर सकता है? तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन इसके परिणाम इतने गंभीर होंगे, ईरान के लिए भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस रास्ते से उसका खुद का तेल भी गुजरता है। लेकिन युद्ध में तर्क हमेशा प्राथमिकता नहीं होता, कभी कभी संदेश देना ज्यादा जरूरी होता है, और ईरान का यह संदेश साफ है। अगर उस पर दबाव बढ़ेगा तो वह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को हथियार बना सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का संदेश भी उतना ही स्पष्ट है।
वह अब अकेले इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएगा, और यही वह बिंदु है जहां से वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव की शुरुआत होती है। क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों की सुरक्षा खुद संभालेंगी? क्या यह अमेरिकी वर्चस्व के धीरे धीरे कम होने का संकेत है, या फिर यह एक नई तरह की गठबंधन राजनीति की शुरुआत है? इन सभी सवालों के जवाब अभी धुंधले हैं, लेकिन एक बात साफ है, हॉर्मुज अब सिर्फ एक जलडमरू मध्य नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। और जब तक यह तनाव बना रहेगा, तब तक शिवालिक और नंदा देवी जैसे टैंकर हर पल खतरे की छाया में रहेंगे। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी की, नाजुक संतुलन की है, जिस पर हमारी आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। एक तरफ ऊर्जा की भूख, दूसरी तरफ शक्ति का खेल, और बीच में फंसे आम देश, आम लोग और उनकी जरूरतें। यही है आज की दुनिया का सबसे बड़ा सच, जहां हर लहर के साथ एक नया खतरा उठता है और हर फैसला इतिहास की दिशा बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि हॉर्मुज की हर खबर अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आने वाले समय की चेतावनी बन चुकी है। मिडिल ईस्ट की तपती रेत पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वो सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि वैश्विक ताकतों की टकराहट का ऐसा विस्फोट है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 1/3 तेल गुजरता है, आज डर, बारूद और अनिश्चितता का केंद्र बन चुका है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने स्थिति को इतना विस्फोटक बना दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स भी अब खुद को इस आग के भंवर में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया से अपील कर रहे हैं, खासतौर पर उन देशों से जिनकी अर्थव्यवस्था इस समुद्री मार्ग पर निर्भर है, कि वे आगे आएं और इस संकट को संभालने में मदद करें। कल्पना कीजिए उस भयावह दृश्य की, जब रात के अंधेरे में आसमान से आग बरसती है, मिसाइलें समुद्र को चीरती हुई गुजरती हैं, और हर पल ऐसा लगता है कि अगला निशाना कोई भी जहाज हो सकता है। यही स्थिति इस वक्त हॉर्मुज जलडमरू मध्य में है। तेल टैंकर, कंटेनर शिप और व्यापारिक जहाज सबके सब बीच समुद्र में ठहरे हुए हैं, जैसे समय थम गया हो। दुनिया की सप्लाई चेन टूटने के कगार पर है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बड़े झटके के मुहाने पर खड़ी है। लेकिन इसी डर और अराजकता के बीच एक कहानी उभरती है, साहस, रणनीति और सटीक निर्णय की कहानी। यह कहानी है भारत की। इंडिया ने न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने का बीड़ा उठाया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि संकट के समय असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि इंसान की ताकत में है, बल्कि रणनीति और धैर्य में होती है। जब बाकी देश अपने जहाजों को उस इलाके से निकालने में असमर्थ थे, तब भारतीय नौसेना ने बेहद खतरनाक परिस्थितियों में अपने मिशन को अंजाम दिया। आधुनिक युद्धपोत, निगरानी ड्रोन और रियल टाइम इंटेलिजेंस के सहारे भारतीय जहाजों ने उस समुद्री क्षेत्र में प्रवेश किया जहां हर सेकंड खतरा मंडरा रहा था। लेकिन यह सिर्फ सैन्य ताकत की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत कूटनीतिक रणनीति भी थी। भारत ने एक तरफ ईरान के साथ अपने पारंपरिक संबंधों का इस्तेमाल किया, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखा। यह संतुलन ही वह कुंजी थी जिसने भारत को इस संकट में एक भरोसेमंद खिलाड़ी बना दिया। जब गोलियां चल रही थीं, तब भारत बातचीत कर रहा था। जब मिसाइलें उड़ रही थीं, तब भारत रास्ते खोल रहा था। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इस संकट को और बढ़ा रही हैं? बार बार उनकी अपील, दुनिया से मदद मांगना और सहयोगियों पर दबाव डालना, ये सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस बार उतना मजबूत नहीं दिख रहा जितना वह खुद को दिखाना चाहता है। क्या यह वैश्विक नेतृत्व में बदलाव का संकेत है? क्या अब दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां भारत जैसे देश ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? हॉर्मुज जलडमरू मध्य की यह लड़ाई सिर्फ क्षेत्रीय थी नहीं है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन से जुड़ी हुई है। अगर यह मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है, तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। यह दुनिया भर में महंगाई बढ़ाएगा, उद्योगों को प्रभावित करेगा और कई देशों को आर्थिक संकट में डाल सकता है। ऐसे में भारत का यह कदम सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन है नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्थिरता मिशन बन जाता है। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है, मनोवैज्ञानिक युद्ध। जहां एक तरफ डर फैलाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भरोसा बनाने की, और भारत ने इस भरोसे को जीतने में सफलता हासिल की है।
भारतीय जहाजों का सुरक्षित लौटना सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि एक संदेश है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर रणनीति सही हो तो रास्ता निकल ही आता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या यह युद्ध और भड़केगा? क्या यूनाइटेड स्टेट्स और गहराई से इसमें शामिल होगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच यह टकराव किसी बड़े युद्ध में बदल जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या दुनिया इस संकट से कोई सबक सीखेगी? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन एक बात साफ है, दुनिया बदल रही है। ताकत का संतुलन और इस बदलाव के केंद्र में अब सिर्फ पश्चिमी देश नहीं बल्कि भारत जैसे उभरते राष्ट्र भी हैं। हॉर्मुज की इस जंग ने यह साबित कर दिया है कि असली शक्ति सिर्फ सैन्य ताकत में नहीं बल्कि समझदारी, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जब दुनिया डर से जकड़ी हुई थी तब भारत ने रास्ता बनाया। जब महाशक्तियां उलझी हुई थीं तब भारत ने समाधान दिया। और जब समुद्र खौफ से भर गया था तब भारतीय नौसेना ने उसमें साहस की एक नई लहर पैदा की। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक नए वैश्विक युग की शुरुआत है जहां हर देश को अपनी भूमिका तय करनी होगी। और इस बदलती दुनिया में भारत ने यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी है। पश्चिम एशिया का मौजूदा युद्ध परिदृश्य धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है जहां हर नया दिन किसी बड़े विस्फोट, किसी नई मिसाइल लॉन्च या किसी अप्रत्याशित रणनीतिक कदम की खबर लेकर आता है। और इसी उथल पुथल के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जो दावा किया है उसने पूरे वैश्विक सुरक्षा तंत्र को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से उन्होंने अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर लगभग 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन दाग दिए हैं। अब भले ही इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई हो, लेकिन सिर्फ इस तरह का बयान ही ये है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। दिखाने के लिए काफी है कि ईरान अब इस संघर्ष को केवल सीमित सैन्य झड़प के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे एक व्यापक रणनीतिक टकराव में बदलने की तैयारी कर चुका है, जहां सैन्य शक्ति के साथ साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी उतनी ही अहम भूमिका निभा रहा है। क्योंकि जब कोई देश खुलेआम इतनी बड़ी संख्या में हमलों का दावा करता है तो उसका मकसद सिर्फ दुश्मन को नुकसान पहुंचाना है नहीं, बल्कि उसे मानसिक रूप से दबाव में लाना भी होता है, ताकि विरोधी खेमे में असुरक्षा, भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो सके। और यही इस समय होता हुआ नजर आ रहा है, खासकर तब जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के रक्षा तंत्र को लगातार अलर्ट मोड पर रहना पड़ रहा है। और इसी बीच जिस हथियार का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है सेजिल 2 मिसाइल यानी सेजिल 2, जो एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसका मतलब ये है कि यह मिसाइल न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। और यही वजह है कि इस मिसाइल की तैनाती की खबर ने अमेरिका समर्थक देशों की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि अब खतरा सिर्फ सीमावर्ती हमलों तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह एक गहराई तक पहुंचने वाली रणनीतिक क्षमता में बदल चुका है। और अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करें तो हमें यह साफ दिखाई देता है कि ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को जिस तेजी से विकसित किया है वह आज उसे इस स्थिति में खड़ा कर चुका है जहां वह सीधे सीधे अमेरिका और 1947 में भारत के लिए स्वतंत्र हो गया, इजराइल जैसे देशों को चुनौती देने की स्थिति में आ गया है। और यही कारण है कि इस पूरे युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल भी बेहद अहम हो गया है, क्योंकि 3600 ड्रोन का आंकड़ा यह बताता है कि ईरान ने सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय एक असम्मित युद्ध रणनीति अपनाई है, जहां कम लागत वाले लेकिन अत्यधिक प्रभावी ड्रोन के जरिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाया जाता है, उसे भ्रमित किया जाता है और फिर मिसाइलों के जरिए निर्णायक वार किया जाता है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसे आधुनिक युद्ध में स्वॉर्म अटैक यानी झुंड आधारित हमला कहा जाता है। और अगर ईरान वास्तव में इस स्तर पर इसे लागू कर रहा है तो यह इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम जैसे अत्याधुनिक रक्षा तंत्र के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है? क्योंकि इन सिस्टम्स की भी अपनी सीमाएं होती हैं। वे एक साथ सीमित संख्या में ही इंटरसेप्शन कर सकते हैं, और जब एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें आती हैं तो उनमें से कुछ का बच निकलना लगभग तय हो जाता है। और यही वह रणनीतिक खिड़की है जिसका फायदा उठाने की कोशिश ईरान कर रहा है।
लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये आंकड़े वास्तविक हैं या फिर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध के समय देशों द्वारा अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना एक आम रणनीति होती है ताकि दुश्मन को डराया जा सके और अपने सहयोगियों का मनोबल बढ़ाया जा सके। लेकिन भले ही इन आंकड़ों में कुछ अतिशयोक्ति हो, फिर भी यह तथ्य नकारा नहीं जा सकता कि ईरान ने हाल के वर्षों में अपनी सैन्य क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि की है, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और यही वजह है कि आज वह इस स्तर पर आक्रामक रुख अपनाने में सक्षम है। और अगर हम इस पूरे परिदृश्य को व्यापक वैश्विक राजनीति के संदर्भ में देखें तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा टकराव बनता जा रहा है जिसमें वैश्विक शक्तियों के हित सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं जो इजरायल की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता मानते हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जो खुद को पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। और यही कारण है कि इस युद्ध का हर नया मोड़ न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है, क्योंकि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक व्यापार और सुरक्षा तक हर क्षेत्र पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर के विश्लेषक इस समय इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि आगे क्या होगा। क्या यह संघर्ष यहीं थम जाएगा या फिर यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा जिसमें कई और देश शामिल हो सकते हैं। एक तरह से एक चेतावनी भी है और एक संदेश भी। चेतावनी अपने विरोधियों के लिए और संदेश अपने सहयोगियों के लिए कि वह इस लड़ाई में पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि और अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए तैयार है। और यही वह स्थिति है जो इस पूरे क्षेत्र को एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर रही है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े विस्फोट में बदल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती। भारत ने लंबे समय तक खुद को पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से दूर रखा, खासकर ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव के दौरान उसने संतुलन की नीति अपनाई। लेकिन जैसे जैसे इस संघर्ष की आंच भारत के भीतर महसूस होने लगी, ऊर्जा संकट, गैस की किल्लत और अर्थव्यवस्था पर मंडराते खतरे के रूप में दिल्ली की चुप्पी रणनीतिक सक्रियता में बदल गई। और यहीं से शुरू होती है उस कूटनीतिक कहानी की नई पटकथा जिसमें पहले से ही सक्रिय एस जयशंकर ने बैकग्राउंड में मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन जब स्थिति गंभीर हुई तो खुद नरेंद्र मोदी को आगे आना पड़ा और उन्होंने सीधे मसूद पेजेशकियान से बातचीत कर यह संकेत दिया कि भारत अब केवल दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं रह गया था, बल्कि इसका असर भारत के हर घर तक पहुंचने लगा था, रसोई गैस से लेकर उद्योगों की ऊर्जा जरूरतों तक। और यही वह बिंदु था जहां भारत की विदेश नीति ने एक निर्णायक मोड़ लिया, क्योंकि भारत को यह समझ आ गया कि अगर वह इस संघर्ष में निष्क्रिय बना रहा तो उसकी अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, गंभीर संकट में फंस सकती है। और यही कारण था कि भारत ने अपने पारंपरिक संतुलन के सिद्धांत को बनाए रखते हुए भी सक्रिय कूटनीति का रास्ता चुना, जिसमें एक तरफ वह ईरान के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को सुरक्षित करना चाहता था, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और यह संतुलन साधना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब वैश्विक शक्तियां आमने सामने हों। लेकिन भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की, और यही वजह है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने पहले ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ईरानी राष्ट्रपति से बात की तो यह सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा, कि ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। और अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार पहले से ही अस्थिर हैं। और यही कारण है कि भारत ने अपनी कूटनीतिक रणनीति में तेजी लाई, जिसमें एक तरफ उसने ईरान के साथ संवाद बढ़ाया तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल के साथ भी संपर्क बनाए रखा, ताकि वह एक संतुलित और प्रभावी भूमिका निभा सके। और यह रणनीति केवल तात्कालिक संकट से निपटने के लिए नहीं थी, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण का भी हिस्सा थी, क्योंकि भारत जानता है कि आने वाले समय में ऊर्जा सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी।
और अगर वह अभी से इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता तो भविष्य में उसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यही कारण है कि भारत ने इस संकट को केवल एक खतरे के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के अवसर के रूप में भी लिया। और यही वह बिंदु है जहां भारत की विदेश नीति एक नए स्तर पर पहुंचती है, जहां वह केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी है के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसके नेतृत्व ने, जिसने समय रहते स्थिति की गंभीरता को समझा और आवश्यक कदम उठाए। और यही कारण है कि आज जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि भारत ने न केवल इस संकट का सामना किया, बल्कि इस संकट को सफलतापूर्वक पार कर लिया, बल्कि इसे अपने पक्ष में मोड़ने की भी कोशिश की। और यही वह कहानी है जो आने वाले समय में भारत की वैश्विक भूमिका को परिभाषित करेगी, क्योंकि यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां हर देश को अपने हितों की रक्षा के लिए नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। और भारत ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो न केवल उसकी वर्तमान स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करेगा। और यही कारण है कि यह पूरा घटनाक्रम केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक परिवर्तन है जिसे समझना और विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव होंगे भारत की अर्थव्यवस्था पर, उसकी विदेश नीति पर और उसकी वैश्विक स्थिति पर। और यही वह कारण है कि भारत ने इस बार चुप रहने के बजाय सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया, क्योंकि अब यह केवल दूसरों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह भारत की अपनी स्थिरता और विकास से जुड़ा मुद्दा बन चुका। ईरान ने साफ कर दिया था कि उसके दुश्मनों अमेरिका, इजरायल या उनके सहयोगियों का कोई भी जहाज हॉर्मुज से नहीं गुजरेगा। इसी बीच भारत के 2 टैंकर शिवालिक और नंदा देवी करीब 92,700 मीट्रिक एलपीजी लेकर वहां मौजूद थे। एक छोटी सी चिंगारी या गलतफहमी इस पूरे माल को राख में बदल सकती थी। ईरान के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कूटनीतिक बयान दिया है। ट्रंप ने दुनिया के अन्य देशों से हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए सैन्य और रणनीतिक मदद मांगी है। उन्होंने विशेष रूप से उन देशों को आगे आने को कहा है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस समुद्री रास्ते पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। क्या भारत की कूटनीति ही भारत को और आगे ले जाएगी? जय हिंद।